प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप देख रहे हैं लक्ष्यकार सर हिंदी वाले और मैं हूं श्रवण कुमार लक्ष्यकार। आज अपन देखते हैं प्रयोगवाद काल। इससे पूर्व अपने भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद अपन ने छोड़ दिया था। उसके बाद में प्रगतिवाद काल और आज अपन देखते हैं प्रयोगवाद काल। प्रयोगवाद काल इसका समय 1943 से 1953, 10 वर्ष का समय 1943 से 1953। प्रयोगवाद काल की शुरुआत अज्ञेय जी के प्रथम तार सप्तक जो कि 1943 में प्रकाशित हुआ था, उससे इस प्रयोगवाद काल की शुरुआत मानी जाती है। यानी इस काल के प्रवर्तक अज्ञेय जी। अज्ञेय जी का पूरा नाम आप सभी जानते हैं, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। साहित्य में इनको अज्ञेय के नाम से ये बहुत ही प्रसिद्ध हैं। 1943 में इनका प्रथम तार सप्तक आया था। तार सप्तक इसके बारे में अपन थोड़ा सा देखेंगे जरूर। तार सप्तक और वो जो पुस्तक है उसके संपादक वो थे अज्ञेय जी। अज्ञेय जी ने 7 कवियों का समूह बनाया, बैठकर मीटिंग की, उनको समझाया, नए नए उनको विचार दिए, नए उनको थीम दी, नए उनको तरीके बताए कि आपको ऐसा करना, हम काव्य में एक नया प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार 7 कवियों ने बैठकर मीटिंग की और 7 कवियों ने फिर रचनाएं की और 7 कवियों की रचनाएं एक में प्रकाशित हुई, वही तार सप्तक। तो तार सप्तक का मतलब 7 कवि, 7 कवियों की रचना, प्रकाशन की अज्ञेय जी ने। कुल 4 सप्तक थे, कुल 4 तार सप्तक थे और तार सप्तकों की विशेषता 7 तो कवि थे और 7-7 वर्ष बाद में वो प्रकाशित हुए। 7 साल बाद में वो धीरे धीरे प्रकाशित होते गए। इस प्रकार 4 एडिशन, 4 इसके अंक प्रकाशित किए गए। ये था तार सप्तक। इस प्रयोगवाद काल की मूल धुरी ही ये तार सप्तक है। यानी प्रयोगवाद जहां भी आएगा तार सप्तक आएगा और तार सप्तक जहां भी आएगा अज्ञेय जी आएंगे। आपको इनको लिखना है। इस तार सप्तक के अतिरिक्त इस काल में, तार सप्तक के अतिरिक्त इस काल में नई नई शिल्प विधा, काव्य कला की जो होती है, काव्य रचने की जो विधा होती है, काव्य कला जिसे कहते हैं, काव्य शिल्प कहते हैं, उसके अंदर नए नए प्रयोग किए गए, नए नए बिंबों का प्रयोग किया गया, नए नए प्रतीक, नए नए उपमान, नए तरीके से काव्य लिखने का प्रयास किया गया। अब तक जो कविताएं जो थी एक निश्चित तरीके पर लिखी जाती थी, निश्चित शब्दों का प्रयोग होता था, निश्चित प्रतिमानों का प्रयोग होता था, ज़्यादा उपमान नहीं देते थे। पर अब नए नए उपमान दिए जाने लगे, नए नए बिंबों का, नए नए प्रतीकों का प्रयोग किया गया। तो ये नए नए बिंब, नए प्रतीक, ये क्या एक प्रकार से साहित्य में प्रयोग था, साहित्य में प्रयोग था। तो जब नए नए विषयों के ऊपर इस प्रकार प्रयोग किए गए तो इस प्रकार ये धीरे धीरे प्रयोगवाद काल कहलाया। इस प्रयोगवाद काल में क्षणभंगुर जीवन के ऊपर विशेष रूप से महत्व दिया गया, क्षणभंगुर जीवन का दर्शन करा गया। अब तक अपन ने प्रगतिवाद काल में अपन ने देखा था, प्रगतिवाद काल में अपन ने गांव, गरीब, मजदूर, किसान, सर्वहारा समाज जो सब कुछ हारा हुआ है, उसके विकास की बात की थी, सबके विकास की बात की, सबके उत्थान की बात की थी, सर्व समाज की बात की थी, सबकी समानता की बात की थी, साम्यवाद की बात की थी। पर यहाँ पर जीवन क्षणभंगुर है, अगले ही पल न जाने क्या होगा, तो इस जीवन को जिया जाए, आज को जिया जाए। व्यक्ति आत्मनिष्ठ यहाँ पर होने लगा, व्यक्ति खुद आत्मनिष्ठ होने लगा। व्यक्ति को लगा कि कल का कोई भरोसा नहीं, आज जियो, अपने तरीके से जियो, अच्छे तरीके से जियो। तो वो आज के बारे में लिखने लगा। तो वो इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि वो प्रयोगवाद काल में क्षणभंगुर जीवन का दर्शन कराया गया। केवल वर्तमान काल के बारे में, वर्तमान हमारा आज सुधर जाए, सभी साहित्यकार, सभी कवि आज सुधारने के लिए वो कहते थे, क्योंकि भूतकाल अपने बस में नहीं, भूतकाल अपने बस में नहीं और भविष्य की कोई मालूम ही नहीं कि हम रहेंगे या नहीं रहेंगे। तो आज सुधारो, इसके बारे में वो लिखे। इसके अतिरिक्त प्रयोगवादी काव्य में निराशा, कुंठा, संघर्ष, अनास्था, आत्मनिष्ठ व्यक्ति, आत्मनिष्ठता, ये सारी प्रवृत्तियां देखने को मिलती है। क्योंकि आप देखिए 1947 में देश आज़ाद हो गया था, 1947 में देश
आज़ाद हो गया था। और जब देश आज़ाद हो गया था तो आज़ादी के पहले लोगों ने खूब सपने देखे थे कि देश आज़ाद होते, यानी 15 अगस्त 1947 के दिन शाम को 5 बजे अपना जैसे कोई स्विच ऑन होता है और बल्ब जलता है, वैसे हमारे जीवन में समृद्धि आ जाएगी, हमारे जीवन में सुख आ जाएगा, हम बहुत आराम से रहेंगे। पर ऐसा हुआ नहीं। और हुआ नहीं तो लोग निराश हो गए। लोग निराश हो गए अपने राजनेताओं से, लोग निराश हो गए अपने अधिकारियों से। अधिकारी अपना घर भर रहे थे, राजनेताओं की अपनी पड़ी थी, पूंजीपतियों को रोकने वाला कोई था नहीं। आम व्यक्ति निराश, कुंठित, और वो संघर्ष करने लगा। तो प्रयोगवाद में एक संघर्ष की कहानी भी है, कुंठा भी की कहानी है, निराशा की कहानी है। और व्यक्ति खुद वो अकेला छटपटाता है। व्यक्ति की जब मौत आती है तो वो अकेला छटपटाता है, तो व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है। जो कुछ करना है वो मुझे करना है, जो कुछ मिलेगा वो मुझे मिलेगा। तो आत्मनिष्ठ व्यक्ति की प्रवृत्तियां इस काल में देखने को मिलती है। तो ये था प्रयोगवाद काल। इसकी कुछ मैंने इसके बारे में थीम आपको बताई, इसकी विशेषताएं के बारे में अपन इसको बिल्कुल पॉइंट आउट अपन आगे करेंगे। अब अपन देखते हैं इस काल के प्रमुख साहित्यकार कौन थे। इस काल के प्रमुख साहित्यकार, सबसे प्रमुख साहित्यकार अज्ञेय थे। यदि आप प्रयोगवाद काल में अज्ञेय लिख देंगे तो आपका आधा सवाल तो वैसे ही राइट हो गया। और अज्ञेय के साथ में आपने तार सप्तक लिख दिया तो आप देखिए आपको फिर पास होने से कोई नहीं रोक सकेगा। तो अज्ञेय जी जिन्होंने तार सप्तकों का प्रकाशन किया था, कुल 4 तार सप्तक थे। और तार सप्तक की विशेषता 7 कवियों का समूह, 7 कवियों का समूह, और 7-7 वर्ष बाद में इसका प्रकाशन हुआ था इस तार सप्तकों का। पहला तार सप्तक आया था 1943 में, दूसरा आया था 1951 में, तीसरा आया था 1959 में, और उसके बाद में चौथा तार सप्तक जो आया था वो काफ़ी लंबे समय बाद में आया था, वो 1978 में आया था। तो अज्ञेय जी की विशेषता में अपन ने देख लिया। अज्ञेय जी के बारे में प्रश्न आ जाए, मतलब प्रयोगवाद के बाद में आए अज्ञेय जी के बारे में लिखना है, अज्ञेय जी के बारे में आए प्रयोगवाद को लिखना है। तो तार सप्तक के बारे में अपन ने देख लिया। इसके अतिरिक्त किसी ज़माने में भारत के अंदर एक बहुत पॉपुलर अखबार था नव भारत टाइम्स। नव भारत टाइम्स भारत का एक बहुत मुखर और सबसे बड़ा समाचार पत्र था। तो उस नव भारत टाइम्स के आप लंबे समय तक संपादक रहे थे। इसके अतिरिक्त आपने काफ़ी रचनाएं लिखी, और उन रचनाओं में हरी घास पर क्षण भर और बावरा अहेरी, ये कुछ नाम आप याद कर लें। तो तार सप्तक, नव भारत टाइम्स, बावरा अहेरी, हरी घास पर क्षण भर, ये अज्ञेय जी की रचनाएं थी। इसके बाद में अगले साहित्यकार गजानन माधव मुक्तिबोध। मुक्तिबोध इनका तकल्लुफ है। गजानन माधव मुक्तिबोध के नाम से ये लिखते थे। इनकी एक रचना चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा, तो इसको भी अपन याद करेंगे। इसमें मुक्तिबोध जी लिखते हैं, जिंदगी के तजुर्बात, जिंदगी के तजुर्बात बोलते हैं एक साथ, जिंदगी के तजुर्बात बोलते हैं एक साथ, जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी, जैसे तुम भी आदमी वैसे मैं भी आदमी। तो व्यक्ति आत्मनिष्ठा की बात कर रहा है यहाँ पर, जैसा तुम वैसा मैं, आत्मनिष्ठा की यहाँ पर बात हो रही है। ये चांद का मुंह टेढ़ा, उसमें से ये पंक्ति ली गई है। इसके बाद में आगे चलते हैं अपन भवानी प्रसाद मिश्र। भवानी प्रसाद मिश्र ये भी बहुत अच्छे साहित्यकार हुए हैं, और इनकी रचनाएं अपन देखते हैं, कमल के फूल, सतपुड़ा के जंगल, गीत फरोश, वीणा की दीनता, टूटने का सुख, ये कुछ रचनाएं हैं जिनको अपन को याद करना है। इसके अतिरिक्त धर्मवीर भारती, साहित्य जगत में एक बहुत बड़ा नाम है धर्मवीर भारती, और इनकी एक प्रमुख रचना है अंधा युग। महाभारत के ऊपर है, महाभारत के ऊपर ये रचना है, एक बड़ा काव्य है महाभारत के ऊपर। और इसके अंदर युद्ध की विभीषिका बताइए कि किस प्रकार भाइयों में युद्ध होता है, किस प्रकार मानवता खतरे में पड़ जाती है युद्ध में। जो युद्ध की विभीषिका इसमें बताई गई है अंधा युग में। इसके अतिरिक्त इनकी रचनाएं कनुप्रिया, 7 गीत वर्ष, ठंडा लोहा, देशांतर, ये कुछ रचनाएं हैं धर्मवीर भारती की जिन्हें अपन को याद करना है। इसके अतिरिक्त नरेश मेहता जिसकी रचना है सबरी, गिरिजा कुमार माथुर ये भी इसी प्रयोगवाद काल के कवि रहे हैं, नाश और निर्माण, धूप और धान,
इसके अतिरिक्त कुंवर नारायण और भी कुछ कवि रहे हैं, पर अपन को ये 3-4 नाम अपन को मोटे रूप से याद करने हैं। यहाँ पर विद्यार्थियों के लिए एक प्लस पॉइंट है, आपको ध्यान रखना है, प्रयोगवाद काल के जो कवि हैं वही कवि, लगभग वही सारे के सारे कवि नई कविता में भी कवि हैं, क्योंकि समय तो वही था। तो नई कविता है, इन्हीं के बारे में लिखना है। प्रयोगवाद काल आ गया, इनके बारे में लिखना है। अज्ञेय जी के बारे में आ गया, और अज्ञेय जी के अज्ञेय काल के कवि कौन थे, तो भी यही अपन को लिखना है। विशेषताएं अपन देखते हैं, इस काल की प्रमुख विशेषताएं कौन कौन सी। हालांकि विशेषताएं अपन ने देख ली, पर इसको बिल्कुल पॉइंट में अपन को बनाना, बिंदुवार इसको अपन बनाते हैं। और बिंदुवार जब बनाते हैं तो आप देखिए, इसको बहुत ही व्यवस्थित तरीके से अपन को लिखना है, क्योंकि परीक्षा में अपन को नंबर लेने, अंक प्राप्त करने हैं। यदि आप इसको गद्य के रूप में 3-4 लाइनों में शामिल करके लिख दिए, एग्जामिनर के पास इतना न तो दिमाग है, न टाइम है, न वो दिमाग लगाता है, क्यों पढ़ेगा वो, जब आप लिखना ही नहीं चाहते, आप नंबर लेना ही नहीं चाहते। तो आपको बिल्कुल पॉइंट वार, सुंदर अक्षरों के अंदर 1, 2, 3, 4 पॉइंट वार, या अच्छी डिजाइन में बॉक्स में बनाएं, फुल बनाएं, और इस प्रकार पॉइंट पहले लिखें, और उसके बाद में प्रत्येक पॉइंट को विस्तार से उसका वर्णन करें। आप देखेंगे कि 4 पॉइंट में भी अपन 10 लाइनें भर सकते हैं। आइए देखते हैं प्रयोगवाद काल की विशेषताएं। आइए अब अपन देखते हैं प्रयोगवाद काल की प्रमुख प्रवृत्तियां। इस काल की प्रमुख विशेषताएं क्या क्या रही। तो सबसे प्रमुख विशेषता इस काल की ये रही, साहित्य में नित नए अन्वेषण। अन्वेषण का मतलब प्रयोग। इस काल में साहित्यकारों ने विभिन्न काव्यों की रचना में, विभिन्न रचनाओं के अंदर नित नए बिंबों का प्रयोग किया, नए प्रतीक स्थापित किए, नए उपमान स्थापित किए, शिल्प कला को नए नए रूप में ढाला, काव्य को नए नए रूप में ढाला। इस प्रकार साहित्य में नए नए प्रयोग किए गए। तो साहित्य में नए अन्वेषण। तार सप्तकों का प्रकाशन। इस काल में तार सप्तकों का प्रकाशन, जैसा कि अपन ने देखा कि तार सप्तक अज्ञेय जी द्वारा संपादित थे। प्रत्येक तार सप्तक में 7-7 कवि, 7 वर्ष बाद में उसका प्रकाशन। कुल 4 तार सप्तक थे। तो तार सप्तक के माध्यम से नई इस प्रयोगवादी कविताओं को प्रस्तुत करने का एक प्रयास किया गया। यानी अज्ञेय जी उनको कवियों को एक विषय देते थे, तरीका बताते थे, और उसके बाद में उसके ऊपर रचना होती थी और तार सप्तकों का प्रकाशन करते थे। व्यक्तिवाद का प्रभाव, पूर्व में अपन ने देखा था कि प्रगतिवाद काल में कवि सर्वहारा समाज के हितों की बात करता है। गांव, गरीब, मजदूर, किसान, खेतीहर मजदूर, वंचित, दलित, इन सब के हितों की बात करता है, सबको आगे बढ़ाने की बात करता है, सबके प्रगति की बात करता है। पर यहाँ पर इस काल में, प्रयोगवाद काल में, व्यक्ति आत्मनिष्ठ हो जाता है। देश को आज़ादी मिल गई थी, और आज़ादी के बाद में जब आज़ादी आई, आज़ादी नहीं आई थी, तो उस समय लोगों ने सपने देखे थे। तो हमारी आज़ादी आएगी तो हम ऐसा करेंगे, हमें ऐसा मिल जाएगा, हमारा राज ऐसा होगा। किंतु जब लोगों ने देखा कि आज़ादी आने के बाद भी कुछ उन लोगों को हासिल नहीं हुआ है, असली आज़ादी का मज़ा, राज का मज़ा तो लूटने वाले ही लूट रहे हैं। पूंजीपति और पूंजीपति हो रहा है, राजनेता मौज कर रहे हैं, भ्रष्टाचार हो रहा है। तब व्यक्ति संघर्ष करता है, कुंठित रहता है, मन में निराशा होती है, और निराशा के बाद में वो संघर्ष करता है, और आत्मनिष्ठ होकर व्यक्ति खुद आगे बढ़ने की कोशिश करता है। इसे अपन कहते हैं व्यक्तिवाद का प्रभाव, आत्मनिष्ठता का प्रभाव। बौद्धिकता की स्थापना भी इस कार्यकाल में देखी गई, क्योंकि बौद्धिकता का मतलब बुद्धि का प्रयोग। नित नए साहित्यकारों ने नए प्रकार से साहित्य सृजन की रचना की, और साहित्य सृजन में बुद्धि लगती है, दिमाग लगता है। तो हर साहित्यकार ने अपनी बुद्धि का, अपने विवेक का विशेष रूप से नए तरीके से उपयोग किया। इसे कहते हैं बौद्धिकता की स्थापना। अति नग्न यथार्थवाद। पूर्व के जितने भी काल थे, जितने भी साहित्यकार थे, उसमें नग्नता नहीं थी, साहित्य में अश्लीलता नहीं थी। आपको याद होगा जब निराला जी ने सबसे पहली कविता लिखी थी, जूही की कली, श्रृंगार रस की कविता थी। तो जूही की कली कविता जब निराला जी की थी, निराला जी ने सरस्वती पत्रिका में भेजी प्रकाशन के लिए, तो द्विवेदी जी ने उसको मना कर दिया, कि नहीं, सामग्री है और मैं इसको अपनी पत्रिका में जगह नहीं दे सकता। पर वही जूही की कली आगे जाकर बहुत ही प्रसिद्ध हुई, बहुत ही अच्छी लगी, और फिर बाद में सरस्वती पत्रिका में छपी भी। तारीफ द्विवेदी जी ने भी खुद की। कहने का मतलब है कि जो अश्लीलता, स्त्री पुरुष के जो संबंध है,
जो एक सामान्य प्रेम की जो पुरानी एक पद्धति थी, उसमें एक अश्लीलता आ गई थी समाज के अंदर। ये अश्लीलता का बखान भी इस काव्य में देखने को मिलता है। यहाँ पर जो काव्य रचना वाले कवि हैं निरंकुश हो गए, स्वच्छंद हो गए, उनको कोई चिंता नहीं समाज में उनको किस दृष्टि से देखा जाएगा, पर धीरे धीरे समाज ने भी उसको स्वीकार कर लिया। तो अति नग्न यथार्थवाद की रचना इस काल में इन काव्य में देखी जाती है। निराशावाद अपन ने देख ही लिया था। इस काव्य में काफ़ी निराशावाद है, क्योंकि आज़ादी के बाद में लोग काफ़ी निराश हो चुके थे राजनेताओं से। क्योंकि आज़ादी जब मिली, आज़ादी के लिए जब लोग लड़े, तो लोग काफ़ी उत्सुक थे कि आज़ादी के बाद में हमारा जीवन परिवर्तन हो जाएगा, हमारा रहन सहन परिवर्तन हो जाएगा, हमें ये सुख मिलेगा। पर आज़ादी के बाद में देखा कि लोग सब अपने अपने घर भरने में लगे हैं, चाहे नौकर हैं, चाहे पुलिस हो, चाहे प्रशासन हो, चाहे राजनेता हो, चाहे अधिकारी हो। आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस करती थी। इसीलिए इसको निराशावाद भी इसके अंदर इनके इस समय के काव्य में देखा जाता है। विषयों की विविधता अपन ने देख ही ली थी, विभिन्न विषयों के ऊपर, और छोटे छोटे विषय और ऐसे ऐसे विषय जिसके बारे में अपन कल्पना नहीं कर सकते। गांव, झोंपड़ी, कप, प्लेट, पतंग, धूल, इनके बारे में छोटा सा छोटा विषय उठाकर लोग उसके बारे में उसके ऊपर रचना करने लगे। तो विषयों की विविधता भी इस काल में देखी जाती है। और विषयों की विविधता को अपन इस रूप में भी देख सकते हैं, काव्य की रचना हुई, छोटे काव्य, बड़े काव्य, खंड काव्य, महाकाव्य, इसके अलावा निबंध, यात्राव्रत, कहानी, एकांकी। इस काल में कई सारी अलग अलग विधाओं में रचनाएं हो रही। विघटनकारी मूल्यों का रूप, समाज में विघटनकारी मूल्यों का मतलब होता है ऐसे मूल्य जो हमारे समाज में विघटनकारी माने जाते हैं। बेटा बाप से लड़ रहा है, माँ की बेटा सेवा नहीं कर रहा है, वर्दों की स्थिति समाज के अंदर खराब होती जा रही है, समाज में एक दूसरे का विश्वास घटता जा रहा है, चोरियां ज़्यादा हो रही है, समाज के अंदर नाना प्रकार के विकार उत्पन्न हो गए हैं, सामाजिक प्रदूषण बहुत ज़्यादा हो गए हैं। तो इस प्रकार के सामाजिक प्रदूषण में जो हम पर मूल्यों की कमी होती है और विघटनकारी मूल्यों, अब तक इन मूल्यों के बारे में लोग लिखते नहीं थे, उसको सिर्फ सहन करते थे। पर यहाँ पर प्रयोगवाद काल में कवियों ने यथार्थ का, विघटनकारी मूल्यों का यथार्थ रूपण किया, बड़े ही खुले शब्दों में, कठोर शब्दों में उनको लिखा। रीतिकालीन काव्य की आवृत्ति। रीति का मतलब होता है वही श्रृंगार रस। रीतिकाल में क्या होता था? श्रृंगार रस, प्रेम। तो यहाँ पर भी रीतिकालीन काव्य की आवृत्ति। रीतिकाल में जो श्रृंगार होता था, प्रेम होता था, कृष्ण राधा के माध्यम से, नायक नायिका के माध्यम से, वो प्रेम एक निश्चल प्रेम माना जाता था। एक ओट होती थी उसके अंदर, और जिसको पढ़ने सुनने में बड़ा रस आता था, आनंदानुभूति होती थी, अश्लीलता नहीं झलकती थी। पर यहाँ के कवि, प्रयोगवाद के कवि, हालांकि उसके अंदर रीति काव्य की आवृत्ति हो रही है, श्रृंगारिता है, पर उसमें अश्लीलता ज़्यादा हो गई, खुलापन ज़्यादा हो गया। और समाज भी उस खुलापन का मतलब ऐसे कविताएं, ऐसी रचनाएं जिसको आम व्यक्ति सुनाने में, और सुनने वाला भी थोड़ी शर्म महसूस करता है, सुनाने वाला भी सोचता है कि यार ये 2 आदमी चले जाएं, ये बच्चे उठकर चले जाएं, तो फिर इस रचना को मैं सुनाऊं। तो ये एक भाव होता है अपराध बोध का, कवियों में पहले था, पर इस काव्य में, प्रयोगवाद काल में, ये भाव भी धीरे धीरे उड़ गया और इस काव्य में श्रृंगारिता, अश्लीलता का रूप ले लिया। श्रृंगारिता है तो रीति काव्य की आवृत्ति भी इस काल में देखने को मिलती है। तो ये थी इस प्रयोगवाद काल की प्रवृत्तियाँ। अब अपन आगे देखते हैं। आप इस प्रवृत्तियों को याद करें, पॉइंट आउट करें। परीक्षा के अंदर आपका 4 नंबर का प्रश्न आएगा, आप इनको बिंदुवार लिखें, और प्रत्येक में यदि आपने 2-2 पंक्तियाँ भी लिखी तो आपके 80 शब्दों की जो सीमा है वो आराम से पूरी होगी। आइए अब अपन इससे संबंधित जो प्रश्न बनता है उस प्रश्न को देखते हैं। क्या प्रश्न बनेगा परीक्षा की दृष्टि से, अपन देखते हैं। प्रयोगवाद काल के 4 प्रमुख कवियों का नामोल्लेख करते हुए इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां बताइए। तो प्रयोगवाद काल के प्रमुख 4 कवियों का नाम आपको बताना है, और इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां, ये जो प्रवृत्तियां अपन ने देखी, ये प्रमुख प्रवृत्तियां भी अपन इसके अंदर। तार सप्तक को विस्तार से समझाइए।
तार सप्तक को विस्तार से समझाइए, इसके अंदर अज्ञेय जी के बारे में बताना। आइए अब अपन देखते हैं नई कविता। नई कविता का कार्यकाल 1954 से 1960 माना जाता है। इससे पूर्व अपन ने देखा था प्रयोगवाद काल 1943 से 1953 और 1953 के बाद में 1954। तो आप देखिए 1953 और 54 में कोई विशेष फर्क नहीं, और 1943 से भी कोई विशेष फर्क नहीं, 7-8 साल 10 साल का फर्क है। आप देखिए कि इस काल में कोई नया कवि पैदा तो होता नहीं, वही कवि हैं और वही कवि अपनी विचारधारा को आगे बढ़ाते हैं और कभी वो आगे बढ़ते रहते हैं। तो ये नई कविता है, इसमें लगभग वही कवि हैं, वही साहित्यकार हैं जो प्रयोगवाद काल में थे। तो आपको नई कविता के लिए अलग से कवियों के नाम याद करने की आवश्यकता नहीं। नई कविता में वही कवि हैं जो प्रयोगवाद के कवि हैं। तो वही कवि अपन को याद रखने हैं। अज्ञेय जी हैं, गजानंद, माधव मुक्तिबोध, धर्मवीर भारती, भवानी प्रसाद मिश्र, गिरिजा कुमार माथुर, नरेश मेहता आदि, ये सारे कवि हैं जो अपन ने प्रयोगवाद काल में देखे। ये कवि यहाँ पर हैं। अब नई कविता के प्रवर्तक जगदीश गुप्त माने जाते हैं। नई कविता का कार्यकाल अपन ने देख लिया था 1954 से 1960। प्रयोगवाद काल का ही एक नया रूप, प्रयोगवाद काल का ही एक नया रूप है नई कविता। यानी प्रयोगवाद काल को एक विकसित रूप में, प्रयोगवाद काल का ही एक विकसित रूप है नई कविता। इस प्रकार अपन कह सकते हैं कि नई कविता काव्य की दो धाराएं हैं, नई कविता और प्रयोगवाद काल, ये दोनों काव्य की दो धाराएं हैं। तो इस प्रकार नई कविता का चलन हुआ। और नई कविता का चलन कैसे हुआ? क्योंकि इसमें भी नए प्रतीक, नए बिंब, नए उपमान, नई शिल्पकला, नए नए प्रयोग, और यहाँ पर इस प्रकार अपन देखते देखते नए नए सब करते हुए नई कविता स्थापित हो गई और इस प्रकार नवी कविता का चलन हुआ। यानी प्रयोगवाद के जो कवि हैं वही कवि नई कविता के कवि हैं। नई कविता में बौद्धिकता और प्रयोगशीलता का त्याग कर दिया गया है। जो प्रयोगशीलता पहले थी, जो कवि प्रयोग कर रहे थे, नए नए प्रयोग कर रहे थे, अब यहाँ पर प्रयोग नहीं कर रहे हैं। अब वो, क्योंकि वो प्रयोग उन्होंने पहले कर चुके हैं, अब वो कवि स्थापित है, तो यहाँ पर बौद्धिकता का और प्रयोगशीलता को वो कवि त्याग कर देते हैं। इस प्रकार नई कविता मानी जाती है। इसमें भी नए नए विषय, छोटे छोटे विषय, समाज के छोटी छोटी जो समस्याएं, उसके बारे में लेकर कविता आगे बढ़ती है। इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियां अपन देखते हैं, प्रमुख विशेषताएं देखते हैं। तो इसकी भी प्रमुख विशेषताएं लगभग वही हैं, थोड़ा सा उसका रूप परिवर्तन है। अपन इसको बिंदुवार देख लेते हैं। विषय विविधता, इसमें भी विषय की विविधता मानी जाती है, यानी विषय की नवीनता है। नए नए विषय लिए गए, नए नए विषयों के ऊपर काव्य और सृजन किया गया, तो विषय की विविधता। बौद्धिकता, भोग एवं वासना, इन कविताओं में, नई कविताओं में भोग और वासना, प्रेम को ज़्यादा महत्व दिया गया। दिखावा, प्रेम, फैशन, नए नए विषय, ये भोग विलासता और वासना, इससे संबंधित भी काव्य इसके अंदर देखा जाता है। यानी इसके अंदर काव्य में, इस काव्य में अश्लीलता की जो अपन कह सकते हैं पराकाष्ठा देखने को मिलती है। एक स्पष्ट अश्लीलता झलकती है। किसी ज़माने में अश्लीलता काव्य में, साहित्य में झलकती नहीं थी, दिखती नहीं थी। अब खुलेआम किताबें बिक रही है, खुलेआम सब कुछ अश्लीलता परोसी जा रही है। ये इस काल में देखी जा रही थी। यथार्थवादिता, जो समस्याएं होती थी, चाहे वो समाज की समस्या है, जो संबंध होते थे, स्त्री पुरुष के संबंध है, उसके बारे में खुलकर लिखा गया। यथार्थ, यथार्थ का मतलब जैसा है वैसा। सामाजिक जितनी भी समस्याएं थी, माँ बेटी के बीच में संवाद हो रहा है, बिल्कुल बेबाक हो रहा है। पिता पुत्र के बीच में एक दूसरे को संवाद हो रहा है, पुत्र पिता को नहीं मान रहा है और बेबाक तरीके से उनको कह रहा है। तो यथार्थवादिता, ऐसी चीज़ें इसमें देखने को मिली जहाँ पर मानव मूल्यों का ह्रास हो रहा है, पर ह्रास होते हुए भी सच्चाई कवि लिख रहा है। और कवि तो लिखेगा, कवि लिखेगा तभी तो समाज जगेगा, तो कवि यथार्थ लिखता है। इसके अलावा आधुनिक युगबोध, समय परिवर्तन हो गया, आधुनिक हो गया, मशीनी जीवन हो गया, मनुष्य दौड़ रहा है, पैसे के पीछे दौड़ रहा है, मानव मूल्य घट रहे हैं।
आधुनिक युग बोध काव्य में झलकता है कि हाँ हम आधुनिक हो गए, फैशन में चल रहे हैं। चंद्रमा की बातें करते हैं, पहले चंद्रमा को पूजन की बातें करते थे, अब चंद्रमा पर जाने की बातें करते हैं। विभिन्न विषय हो गए, पहले चंद्रमा को पूजन की बातें करते थे, अब चंद्रमा पर जाने की बातें करते हैं। विभिन्न विषय हो गए, विभिन्न विषयों में अपन मैं एक चीज कहना भूल गया, अलग अलग विषयों के ऊपर पहले साहित्य सृजन होता था, धर्म के ऊपर, मानवता के ऊपर, सामाजिकता के ऊपर। अब अलग अलग विषयों के ऊपर विज्ञान में आपको कविताएं मिलेगी, चंद्रमा पर काव्य मिल रहा है, गणित में कविता, गणित के लिए कविताएं मिल रही है, भूगोल के लिए कविताएं मिल रही है। तो ये विज्ञान में आपको काव्य के माध्यम से विज्ञान पढ़ाया जा रहा है। तो ये नई नई रचना, विज्ञान की पत्रिकाएं निकलने लग गई, अलग अलग विषयों की पत्रिकाएं निकलने लग गई। ये सारी विविधता, ये सारी नई कविताएं नया साहित्य कहलाता है। क्षणवादिता को क्षण भंगुर मानता है, और क्षण भंगुर मानते हुए ये कहता है कि बस आज आज जीना है, कल का क्या भरोसा, दूसरे पल का भी भरोसा नहीं, और दूसरे पल का भरोसा नहीं है। आज है तो आज को तो ढंग से जियो। तो वो अपने तरीके से जीता है। क्यों? वो मानता है कि क्षण भंगुर हैं, हम कल मर जाएंगे। वो सिर्फ आज में जीता है, इसलिए वो कहता है समय चूकना मत कभी और समय दिलाता ध्यान, जिसने साधा समय को उसे मिला सम्मान। वो समय को साधता है, वो आज में जीना चाहता है। वर्तमान में जी भला, सच है केवल आज, जो जीते हैं आज में उसके सिर पर ताज। वर्तमान में जीना चाहता है यहाँ पर कवि साहित्यकार। इसके अतिरिक्त अगला इसकी विशेषता देखते हैं अपन, वो है परंपराओं का विरोध। जो परंपराएं, चाहे वो लेखन में परंपराएं थी, उसका विरोध करता है, नहीं इसको ऐसा नहीं, इसको इस रूप में लिखा जाए। परंपराओं का विरोध करता है, सामाजिक परंपराओं का विरोध करता है। समाज में रहने के लिए जो लोक परंपराएं स्थापित थी, जिसे अपन ने कहते हैं मर्यादाएं स्थापित थी, उन मर्यादाओं का विरोध करता है। उन मर्यादाओं के बारे में वो खुलकर लिखता है। महाभारत, रामायण, उनके पात्रों की व्याख्या करता है, और अपने ढंग से व्याख्या करते हुए वो लिखते हैं। तो ये क्या है? ये परंपराओं का विरोध है, नए तरीके का लेखन है। तो ये था नई कविताएं। इसमें अपन ने देखा कि नई कविताएं जो है ये प्रयोगवाद का ही एक विकसित रूप है, जिसे जगदीश गुप्त ने नाम दिया था नई कविता का। जगदीश गुप्त इसके प्रवर्तक है, 1954 से 1960। इसकी विशेषताएं अपन ने देख ली थी। और 1960 के बाद में समकालीन, इसे समकालीन कहा जाता है। और इसमें जो कविताएं होती है उसको साठोत्री कहते हैं, साठोत्री कविताएं, साठोत्री गद्य कहते हैं, समकालीन गद्य कहते हैं। इसमें तो गद्य और पद्य की बाढ़ आई हुई है। तो अपन को परीक्षा की दृष्टि से यहाँ तक अपन को याद करना है। आइए अब अपन इसके प्रश्न देखते हैं। परीक्षा की दृष्टि से बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है ये। प्रयोगवाद और नई कविता दोनों साथ मिलाकर एक प्रश्न आएगा। तो आपका प्रश्न इस प्रकार बन सकता है, प्रयोगवाद और नई कविता के 4 प्रमुख स्तंभों के नाम लिखते हुए उनकी कुछ रचनाओं का परिचय दीजिए। दूसरा ये भी हो सकता है, नई कविता का परिचय देते हुए किसी एक कवि और उसकी कृतियों के बारे में विस्तार से समझाइए। तो यहाँ पर भी अपन अज्ञेय के बारे में लिख सकते हैं, तार सप्तक के बारे में लिख सकते हैं, धर्मवीर भारती के बारे में लिख सकते हैं। तो अपन को लिखना है। आप देख रहे थे लक्ष्यकार सर हिंदी वाले। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत आशीर्वाद। आप परीक्षा में इन चीज़ों को, परीक्षा में जाने से पहले आप एक बार पुनः देखें, आज ही देखें, इसको रटें, तैयार करें। अपने साथी, मित्रों, दोस्त जितने भी हैं आपके, जो कक्षा 12 में जिनकी परीक्षाएं हैं परसों, आप उन तक ये बात पहुंचाएं। और आपको लगे कि ये वीडियो आपके लिए उपयोगी है तो आप अपने दोस्तों के साथ इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और उनको फ़ायदा पहुंचाएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।